हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियस, जिसको हम बोलते हैं द हेड ऑफिस ऑफ द सेल। इससे पहले कि मैं न्यूक्लियस अपलोड करूं, आई मीन वीडियो बताऊं, आपको शुरू करूं, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इससे पहले मैंने कुछ वीडियोस अपलोड किया है जिसमें मैंने डिस्कवरीज ऑफ सेल, सेल एज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल एज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल के शेप्स एंड साइजेस, अनियन पील एक्टिविटी, सेल थ्योरी, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, ये सब मैंने डिस्कस किया है। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस आप लोग उसमें ज़रूर देखें, लेकिन ये पूरा सीरीज कंप्लीट होने के बाद लास्ट में एक बार फिर से देखें तो आपको पूरा क्लियरली समझ आ जाएगा। इनिशियली थोड़ा दिक्कत होगा क्योंकि आपने अभी तक ऑर्गेनल्स के बारे में नहीं पढ़ा है। हालांकि आपने स्कूल्स में भी कवर अप किया हुआ है ये चैप्टर। मुझे पता है कि ऑलमोस्ट बायोलॉजी खत्म होने आ रहा होगा, जैसा कि सिलेबस चलता है स्कूल्स में। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियोस जो मैं आप लोग के लिए अपलोड कर रहा हूँ आपको कुछ हेल्पफुल हो रहा है कि नहीं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बोलिएगा। इंग्लिश में अगर आपको चाहिए तो आई कैन ऑल्सो अपलोड वीडियोस इन इंग्लिश फॉर यू। आई कैन मेक वीडियोस इन ओडिया लैंग्वेज टू। ठीक है, ओडिया लैंग्वेज भी मुझे आती है तो उसमें भी मैं आपके लिए वीडियोस बना सकता हूँ। एनीवेज, डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट वीडियोस जितने तरह के होते हैं वैसे ही ज़्यादा स्टूडेंट्स को बेनिफिट होता है। मेरा मकसद यही है कि स्टूडेंट्स का बेसिक जो फंडामेंटल नॉलेज है, वो कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर हो जाए। आगे तो वो चैप्टर पढ़ ही लेंगे, एनसीईआरटी बुक से वो आराम से क्लियर कर लेंगे। क्वेश्चंस भी मैं डिस्कस करूँगा एक्सरसाइज वंस ये सारे टॉपिक्स के सीरीज़ में कंप्लीट कर लूँ। फाइनली लास्ट में मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा। मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ कि मैं आपको बना बनाया नोट्स नहीं दूंगा, वो आपको कहीं भी हेल्प नहीं करेगा। आप ये वीडियो को देखें, साइड में एनसीईआरटी बुक का खोलें, जो भी कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा रहा हूँ इस वीडियो में उस टॉपिक को खोलें। वीडियो को पॉज करते करते पहले वीडियोस में आपने एक कॉन्सेप्ट देखा, पॉज किया, एनसीईआरटी बुक में वही चीज़ पढ़ा, फिर अपना नोट खुद बनाया की पॉइंट्स के साथ, कुछ सेंटेंस के साथ। याद रखें, नोट्स में पूरे सेंटेंस नहीं लिखे जाते। नोट्स में सिर्फ वही पॉइंट्स लिखिए जो आपको याद रखने के लिए चाहिए, जो आपको रिवीजन के लिए चाहिए। जब आप 10 दिन बाद भी उस चीज़ को देखेंगे तो एक क्लिक में सारा याद हो जाएगा। ठीक है, तो वही होता है नोट्स का मकसद। ऐसा नहीं कि आपको बना बनाया नोट्स दे दिया, आपने याद रख लिया और एग्जाम में जाके सब निकाल दिया। वैसा नहीं होता। वैसे करने से फ़ायदा भी नहीं है यार, मैं बता रहा हूँ आपको। मैं खुद ऐसा करते करते पूरी स्कूल की ज़िंदगी निकाला हूँ। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग को ऐसा तकलीफ़ हो, बाद में जाके बहुत तकलीफ़ होता है और बहुत दुःख होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया था। तो आप लोग अभी से अपना फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करें, पढ़ाई करने की स्ट्रैटेजी को उसी हिसाब से डेवलप करें कि आपको आगे जाके दिक्कत ना हो। चलिए शुरू करते हैं। न्यूक्लियस, हेड ऑफिस ऑफ द सेल। हेड ऑफिस ऑफ द सेल, अरे भाई कोई भी आप इंडस्ट्री ले लें, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लें, कोई भी स्कूल ले लें, कहीं भी आप जाएँ, कोई भी एक इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन कहीं भी जाए, उसका एक हेड ऑफिस ज़रूर होता है। हेड ऑफिस में क्या होता है? वहाँ पर सारी प्लानिंग होती है। वहाँ पर दिग्गज, बड़े-बड़े दिग्गज बैठते हैं, डायरेक्टर, चेयरमैन, फाउंडर सब बैठते हैं और वो कभी अपने केबिन से बाहर नहीं आते, बल्कि वो लोग क्या करते हैं, अंदर में प्लानिंग करते हैं, डिस्कशन करते हैं कि सारे फंक्शंस उनके ऑर्गेनाइजेशन में कैसे होंगे। जैसे कि स्कूल में डायरेक्टर होते हैं, चेयरमैन होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, इन सब के हेड ऑफिस में डिस्कशन होता है। एक मेन चेंबर होता है, कॉन्फ्रेंस रूम, जहाँ पर वो डिस्कशन करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि स्कूल को कैसे पढ़ाया जाए, स्कूल में कैसे पढ़ाया जाए, स्कूल को कैसे रन किया जाए, कैसे बच्चों को और हम बेनिफिट कर सकते हैं, क्या-क्या स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए। तो वो कॉन्फ्रेंस रूम में जो भी बन के आता है प्लानिंग, वो इंस्ट्रक्शंस के थ्रू सब तक पहुँचता है, सारे डिपार्टमेंट्स तक, टीचर्स तक, एडमिन डिपार्टमेंट, पेरेंट्स तक, स्टूडेंट्स तक, इवन की जो भी छोटे-मोटे जितने भी स्टाफ्स रहते हैं, सब तक पहुँचता है कि आपको कब-कब, क्या-क्या अपना काम किस तरह से करना है। ठीक उसी तरह न्यूक्लियस भी एक तरह का हेड ऑफिस है सेल का, जहाँ पर सारे प्लानिंग होते हैं, सारे इंस्ट्रक्शंस पहले से बने हुए होते हैं। वो सारे इंस्ट्रक्शंस अलग-अलग डिपार्टमेंट में जाते हैं। सेल के अलग-अलग डिपार्टमेंट क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स। राइबोसोम को क्या करना है, उसको बताया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, बताया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, लाइसोसोम हो गया, ये सारे ऑर्गेनेल्स को यहीं से इंस्ट्रक्शंस मिलता है। और बॉस कौन है भाई? अंदर बैठा हुआ है। रजनीकांत नहीं, वो डीएनए है। बॉस एक मूवी आई थी ना, शिवाजी द बॉस, रजनीकांत बोलता है आई एम बॉस, उसी तरह डीएनए भी कोई रजनीकांत से कम नहीं है।
डीएनए का भी वैसा ही सारे जब आप पढ़ेंगे उसकी भी फीचर्स जो हैं वो रजनीकांत से ही मिलते हैं। सुपर हीरो, इट इज़ अ सुपर हीरो। सो डीएनए इज द बॉस हु इज रिसाइडिंग इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में हेड ऑफिस में कौन बैठा है? हमारे डीएनए सरकार बैठे हैं। जैसा वो बोलेंगे वैसा ही सेल में होगा। ठीक है। न्यूक्लियस ऑफ अ लिविंग यूकैरियोटिक सेल, हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं एक लिविंग यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस। मैं यहाँ यूकैरियोटिक सेल क्यों बोला? क्योंकि भाई प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता ही नहीं है, डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। वहाँ पर एक छोटा सा एरिया होता है जहाँ पर बॉस बैठते हैं। वो बॉस जो है थोड़ा से कमज़ोर बॉस है। हालांकि दोनों कंपोजिशन दोनों का सेम है, यूकैरियोटिक डीएनए हो या प्रोकैरियोटिक डीएनए हो, बट प्रोकैरियोटिक डीएनए को अलग से एक चेंबर नहीं दिया गया है, और यूकैरियोटिक डीएनए को, यूकैरियोटिक जेनेटिक मटेरियल को अलग से एक चेंबर दिया गया है, वो है न्यूक्लियस। ठीक है। तो हम यूकैरियोटिक का हेड ऑफिस के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। न्यूक्लियस इज अ स्मॉल राउंड एंड मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ एक कवच है, एक मेम्ब्रेन है। एक नहीं बल्कि दो मेम्ब्रेन है। तो न्यूक्लियस इज कवर्ड बाय टू मेम्ब्रेन्स, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। देखते हैं भाई फिगर में, ये देखिए, ये आपका न्यूक्लियस है, बीच में से मैंने केक की तरह काटा हुआ है ताकि अंदर का भी हम देख सकें। ये दो मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है। तो इट इज ए डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल, एक ऑर्गेनल जिसका दो मेम्ब्रेन है कवरिंग। हर मेम्ब्रेन में मतलब इसके पूरे मेम्ब्रेन में आपको न्यूक्लियर पोर्स दिखेंगे, ये छोटे छोटे होल्स दिखेंगे। ये होल के थ्रू इंस्ट्रक्शंस आना जाना करती हैं। कुछ अगर अंदर से बाहर भेजना है ये पोर के थ्रू बाहर आएगा, कुछ अगर बाहर से अंदर जाना है ये पोर के थ्रू बाहर आएगा। सब तो हेड ऑफिस में नहीं घुस सकते ना। जो ज़रूरत है, जो इम्पोर्टेंट है, जो वीआईपी लोग हैं, जो मतलब उन तक पहुंच सकते हैं, वही अंदर जा पाएंगे। इसलिए मैं डीएनए को हमेशा बॉस बोलता हूँ। ठीक है। तो न्यूक्लियस में एक और फीचर क्या है? इसके न्यूक्लियर पोर्स हैं। न्यूक्लियर पोर्स में क्या, न्यूक्लियर पोर्स का फंक्शन क्या है? एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस, नेसेसरी सब्सटेंसेस बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है? सेल का साइटोप्लाज्म ही है ना। ये तो मैं आपको सिर्फ न्यूक्लियस दिखा रहा हूँ, लेकिन अगर हम पूरा सेल देखें तो न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म है, एक फ्लूइड सब्सटेंस है जो सेल में रहता है, और बाकी ऑर्गेनल्स भी रहते हैं। ठीक है। तो उनके बीच में जो भी सब्सटेंस एक्सचेंज होना है वो ये पोर के थ्रू एक्सचेंज होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर जो बॉस है, डीएनए है, वो जेनेटिक मटेरियल है, और उसी में सारे इंस्ट्रक्शंस हैं। वही सारे इंस्ट्रक्शंस हम पूरे सेल को बताता है कि आपको कैसे क्या फंक्शन करना है, कैसे कब प्रोटीन प्रोड्यूस होगा, कैसे फैट को मेटाबोलाइज किया जाएगा, कैसे न्यूट्रिशन को मेटाबोलाइज किया जाएगा, कैसे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का मेंटेनेंस होगा, कैसे वाटर मेंटेनेंस होगा, बैलेंस होगा, सब कुछ। ठीक है। न्यूक्लियस के ठीक सेंटर में आपको दिखेगा एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियोलस का मेन फंक्शन है आर आरएनए सिंथेसिस, राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। याद रखें, राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम बनाता है। जब आरएनए यहाँ बन जाता है, राइबोसोमल आरएनए यहाँ बन जाता है, सिंथेसाइज हो जाता है, वो ये न्यूक्लियर पोर के थ्रू बाहर जाता है, और बाहर आके एक प्रोटीन के साथ कंबाइन करके, राइबोसोमल प्रोटीन के साथ कंबाइन करके राइबोसोम ऑर्गेनल बनाता है। ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन आए कि राइबोसोम बनाने का, राइबोसोम सिंथेसिस में कौन बेसिकली रोल प्ले करता है, वो है न्यूक्लियोलस। राइबोसोमल आरएनए कौन सिंथेसाइज करता है? न्यूक्लियोलस। ठीक है। अब न्यूक्लियस का जो आउटर कवरिंग है, ये ध्यान दें, जो आउटर मेम्ब्रेन है वो थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ हुआ है। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये एक और ऑर्गेनल है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये ऑर्गेनल किससे बना है? न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से। ये मेम्ब्रेन जो है ऐसे एक्सटेंड होके फोल्डिंग्स में कन्वर्ट हुआ है, और ये फोल्डिंग नथिंग, इट इज नथिंग बट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ेंगे, हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ये सब जो टर्म्स है उसमें पढ़ेंगे। फिलहाल हम न्यूक्लियस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। न्यूक्लियस के अंदर एक फ्लूइड सब्सटेंस भी होता है, उस फ्लूइड सब्सटेंस को हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियो क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर है, प्लाज्म मतलब फ्लूइड। सो न्यूक्लियोप्लाज्म रहता है न्यूक्लियस के अंदर, साइटोप्लाज्म रहता है फ्लूइड जो सेल्स में दिखता है। साइटो मतलब सेल, प्लाज्म मतलब फ्लूइड। तो न्यूक्लियस के बाहर रहता है साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर रहता है न्यूक्लियोप्लाज्म। कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है।
अभी हम देखते हैं यहाँ पर हमने क्या-क्या पॉइंट्स रेफर किया है। न्यूक्लियस को हम बोलते हैं हेड ऑफिस ऑफ द सेल, हमने समझ लिया। न्यूक्लियस को हेड ऑफिस बोलते हैं इसलिए वो सारा फंक्शन कंट्रोल करता है। फंक्शन क्या-क्या? सेल को कब रिप्रोड्यूस करना है, कब सेल डिवाइड होके नए सेल्स में नया सेल बनाएगा, कब सेल सेल फंक्शन करेगा, कब सेल का न्यूट्रिशन यूटिलाइज होगा, कब सेल एक्सक्रीशन करेगा। जो भी लिविंग फीचर्स हैं, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था 7 तरह के लिविंग फीचर्स, वो सेल में कैसे कैरी आउट होंगे वो डिसाइड करता है न्यूक्लियस। ठीक है? अब न्यूक्लियस में जो जेनेटिक मटेरियल है उसको हम बोलते हैं इट हैज़ हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन। हेरिडिटरी मतलब क्या? एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जो पास हो सकता है, जो पास ऑन हो सकता है। तो जो मेरे अभी एक सेल में है जेनेटिक मटेरियल, वो मेरे आने वाले जनरेशन में भी पास ऑन होगा। वो फीचर्स, जो वो जेनेटिक फीचर्स, इसलिए जो मेरा बेबी होगा वो मेरे से थोड़ा बहुत मिलता-जुलता होगा, क्योंकि मेरे जेनेटिक मटेरियल से कुछ इन्फॉर्मेशन उसके सेल में भी पास ऑन हुआ है। समझ आ गया? तो जेनेटिक मटेरियल कौन है? जेनेटिक मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम बोलते हैं या क्रोमाटिन भी बोलते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, दोनों नाम में डिफरेंस है बस। जेनेटिक मटेरियल सेम है, जो डीएनए से बना हुआ होता है। ये देखिए, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है ना, यही है जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए से बना हुआ है। लेकिन याद रखें, जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, जब सेल रेस्ट कर रहा है, तब ये जेनेटिक मटेरियल को हम बोलते हैं क्रोमाटिन, CHROMATIN, क्रोमाटिन, जो कि लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में आपको दिखेगा। लेकिन जब सेल डिवाइड करने जा रहा होता है, यही क्रोमाटिन कंडेंस हो जाता है, बहुत एक दूसरे से चिपक के थोड़ा सा मोटा स्ट्रक्चर टाइप का बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। ठीक है? याद रखें, जब सेल डिवाइड कर रहा है तब जेनेटिक मटेरियल को हम बोलते हैं क्रोमोसोम। जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता है, रेस्टिंग स्टेज में रहता है, तब उसी जेनेटिक मटेरियल को हम बोलते हैं क्रोमाटिन। क्लियर है? ओके। न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड रहता है उसको मैं आपको बता चुका हूँ, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियर के चारों तरफ 2 लेयर होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं हम उसको। 2 लेयर मतलब 2 मेम्ब्रेन्स, कवर्ड बाय 2 मेम्ब्रेन्स। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स दिखाई देता है, और पोर का मेन काम है मटेरियल्स को ट्रैवल कराना इनसाइड एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस फ्रॉम द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म। ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। क्रोमोसोम्स इन न्यूक्लियस, अभी अभी मैंने आपको ये बताया कि जो जेनेटिक मटेरियल है न्यूक्लियस में, जब वो लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म में है, और वो कब होता है? जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता है, रेस्टिंग स्टेज में होता है, तब हम उसको बोलते हैं क्रोमाटिन। कुछ इस तरह दिखता है, ये देखिए। जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, जो डीएनए है, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो कुछ लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में दिखेगा, जिसको हम बोलते हैं क्रोमाटिन। जैसे ही सेल डिवाइड करना चालू कर जाएगा, यही क्रोमाटिन कंडेंस होके कुछ इस तरह बन जाएगा। इसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। ठीक है? कंडेंस्ड हो गया ना, ये क्रोमोसोम बन गया। अब इसमें आप डिटेल में नहीं जाएंगे, डिटेल में आपको हायर क्लास में पढ़ाया जाएगा। सो व्हाट इज क्रोमोसोम्स और क्रोमाटिन मेड अप ऑफ? बोथ ऑफ देम आर मेड अप ऑफ डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। सिर्फ डीएनए नहीं, बल्कि प्रोटीन्स भी रहते हैं उसमें, तो याद रखें, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स हम बोलते हैं। ठीक है? डीएनए मॉलिक्यूल में क्या रहता है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रहता है। हमारे बाल का कलर कैसा होगा, हमारी वॉइस कैसी होगी, हमारा बॉडी कलर कैसा होगा, हमारी आँखों का कलर कैसा होगा, हमारा सोचने का तरीका कैसा होगा। हमारे बॉडी में जो भी आप फीचर्स देख रहे हैं, हर फीचर के लिए एक जेनेटिक कोड, केमिकल कोड के फॉर्म में रहता है। वो कहाँ रहता है? डीएनए में रहता है। वही केमिकल कोड को हम बोलते हैं जीन, जो डीएनए में रहता है। तो हमारे अंदर जो जैसा जीन्स है, हमारे बॉडी में वैसा ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर आँखों से देखने को मिलेगा। जो जीन हमारे अंदर काम कर रहा है वैसा ही है। हम फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे बालों का कलर ब्लैक है, तो मेरे अंदर जो मेरे जो सेल्स के डीएनए में जो जीन है, जो फंक्शनल जेनेटिक कोड है, उसने हे हेयर कलर को ब्लैक करने का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। ठीक है? अब मेरी वॉइस थोड़ा-सा मोटी है, मेरे वाइफ़ की वॉइस थोड़ा-सा पतली है, तो मेरे वाइफ़ के जो सेल्स के जीन हैं, जो उसका वॉइस जेनेटिक कोड है, जो वॉइस डिसाइड करता है, वो दोनों में डिफ़रेंस है। मेरे सेल में और उसके सेल में डिफ़रेंस है। समझ आ गया? तो जीन इज़ नथिंग बट इट इज़ ए केमिकल कोड प्रेज़ेंट इन डीएनए, एक फंक्शनल कोड जो डिसाइड करता है कि हमारा बॉडी फीचर्स क्या-क्या होने वाला है। समझ आ गया? ओके। हमारे सेल में कितने क्रोमोसोम्स रहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, टोटल 46।
23 पेयर्स हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि आधे क्रोमोसोम हमें हमारे फादर से मिलते हैं और आधे सेट मिलते हैं हमारे मदर से। ये देखिए क्रोमोसोम नंबर 1 में आपको 2 पेयर दिख रहा है। एक आता है फादर के साइड से, एक आता है मदर के साइड से। तब जाके हमारे सेल के पूरे 46 क्रोमोसोम बनते हैं। तो याद रहे, जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स वी हैव इन ह्यूमन सेल, आप बोलिए 23 पेयर्स। और अगर पूछा जाए कि हाउ मेनी क्रोमोसोम्स वी हैव इन ह्यूमन सेल, आप लिख सकते हैं 46 क्रोमोसोम्स। ठीक है। ये देखिए क्रोमोसोम, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज क्रोमोसोम मेड अप ऑफ और क्रोमाटीन मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। ये कुछ गोल गोल स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, राउंड स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स, इसको प्रोटीन बोलते हैं। और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है ये डीएनए है। व्हाट इज जीन? जीन इज द instructional code, functional code, genetic code which is present in DNA that decides the feature of that decides all the features in our body. जीन एक ऐसा जेनेटिक कोड है, केमिकल कोड है जो डीएनए में प्रेजेंट है। डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट है। वो सारे हमारे फीचर डिसाइड करता है। वही ये जीन ही सब कुछ डिसाइड करता है। सेल ग्रोथ कैसा होगा, सेल में फंक्शन कैसा होगा, सेल में कौन सा न्यूट्रिशन अंदर आएगा, कौन सा बाहर जाएगा, सेल पूरा कैसे फंक्शन करेगा, ऑर्गेनिज्म पूरा कैसे फंक्शन करेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, सेल फंक्शन करेगा तब जाके पूरा ऑर्गेनिज्म फंक्शन करेगा। तो सेल से लेके ऑर्गेनिज्म तक क्या क्या कैसे फंक्शन होंगे, किस तरह होंगे, कब कब होंगे, वो सब ये जीन डिसाइड करता है, ये केमिकल कोड डिसाइड करता है जो प्रेजेंट है डीएनए में। ठीक है। और डीएनए ही बनाता है क्रोमोसोम या क्रोमाटिन। क्लियर है? फन फैक्ट, ये जान के आपको बहुत खुशी होगी कि हमारे अंदर कम से कम नहीं तो 50 ट्रिलियन सेल्स हैं। 50 ट्रिलियन मतलब 50,000 बिलियन सेल्स। और अगर हम ये सारे सेल के डीएनए को कंबाइन कर लें एक लाइन में, अगर हम सबको बांध दें एक धागे की तरह, तो वो कम से कम नहीं तो अर्थ के 2.5 मिलियन टाइम्स घूम सकता है, या सन तक जा सकता है और वापस आ सकता है 300 बार। इमेजिन करें कितना लंबा डीएनए हो सकता है अगर हम हमारे सारे सेल्स के डीएनए को एक साथ एक एंड टू एंड जोड़ दें। अर्थ का 2.5 मिलियन टाइम्स राउंड मार सकता है। सिर्फ एक इंसान की बात कर रहा हूं मैं ये। ओ माय गॉड, व्हाट एन अमेजिंग फैक्ट इट इज। हालांकि मैंने ये इंटरनेट सोर्स से लिया है, मैंने सुना भी है कई सारे साइंटिस्ट को इस तरह बात करते हुए, तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने सोचा कि आप लोग को भी मैं ये बताऊं। ऑल राइट, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस भी रहता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ दिखाया था। ये देखिए न्यूक्लियोलस, बॉल लाइक स्ट्रक्चर। इसका फंक्शन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसका फंक्शन है राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस करना, आरएनए सिंथेसिस करना, और वो आरएनए आगे जाके राइबोसोम बनाता है। ठीक है। तो ये देखिए अल्टीमेटली न्यूक्लियोलस जो है वो राइबोसोम प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है। अब ये जो लेबलिंग मैंने आपको यहाँ दिखाया हुआ है, न्यूक्लियस के लेबलिंग, ये आपका काम है। ये लेबलिंग को आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तक, जितने भी 8 तक लेबलिंग है। अगर आप श्योर है कि आप ये वीडियो अच्छी तरह समझे हैं, आपको सारे लेबलिंग क्लियर समझ आ रहा है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं आपको बताऊंगा आपने ठीक तरह समझा है या आपको अभी भी कहीं मुश्किल है समझने में। ऑलराइट, कमेंट सेक्शन में ये आंसर देना ना भूलिएगा। और हाँ, इसके अभी आपको आंसर देना होगा। इस न्यूक्लियस प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल। चलिए ये मैं आपको बता देता हूँ, बट इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि यह न्यूक्लियस प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट रहता है? यस, दोनों प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, क्योंकि दोनों ही यूकैरियोटिक सेल्स हैं। ये है उसका रीजन। ठीक है। क्या न्यूक्लियस यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट रहता है? नहीं। न्यूक्लियस आपको सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में दिखेगा, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं दिखेगा। प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ एक एरिया दिखेगा जहां पर आपका जेनेटिक मटेरियल फ्लोट कर रहा होता है, और उस एरिया को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक है। इज न्यूक्लियस सीन इन बोथ, अच्छा ये न्यूक्लियोलस, अच्छा इज न्यूक्लियोलस सीन इन बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल? नहीं, न्यूक्लियोलस भी आपको सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में ही दिखेगा, क्योंकि न्यूक्लियोलस इज अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियोलस आपको प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं दिखेगा, सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में ही दिखेगा विद इन द न्यूक्लियस। क्लियर है?
न्यूक्लियॉइड, जैसे यही मैंने आपको बताया था कि एक प्रोकैरियोटिक सेल अगर लें, हमने एक बैक्टीरिया लिया हुआ है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म है, उसी साइटोप्लाज्म में जो सर्कुलर डीएनए है वो फ्लोट कर रहा होता है एक एरिया में। ये लीनियर डीएनए नहीं है, यूकैरियोटिक सेल में लीनियर डीएनए होता है, जैसे कि ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये वाला, ये लीनियर डीएनए है, सर्कुलर नहीं है। सर्कुलर मतलब जहां से शुरू हुआ वहां आके खत्म हो गया डीएनए। तो जो डीएनए है वो सर्कुलर डीएनए है प्रोकैरियोटिक सेल में, और वो जो एरिया में फ्लोट कर रहा है उस एरिया को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। सो इट इज अ अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन जहां पर डीएनए रहता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड रहता है, यही आपका जेनेटिक मटेरियल है। यहाँ भी डीएनए इज मेड अप ऑफ जीन्स, जीन्स भी यहाँ रहते हैं और ये वही जीन डिसाइड करते हैं कि ये सेल पूरा कैसे फंक्शन करेगा। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में कोई भी न्यूक्लियर एनवेलप आपको नहीं दिखेगा, कोई प्रॉपर डिफाइंड न्यूक्लियस आपको नहीं दिखेगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर। थैंक यू सो मच। कमेंट में मैं आपका आंसर्स का इंतजार